नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 11 की बुक, जिसमें से हमारा चैप्टर चल रहा था नदियों का प्रवाह तंत्र। इसमें से हमने हिमालय प्रवाह तंत्र को पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र। ठीक है, आपको मैं एक बात बार बार बता रही हूँ, आज फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो बोर्ड वाली किताबें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी सलाह है आपको कि ये किताबें आप अवश्य और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि पेपर यहीं से बनता है। अभी जो पीछे के टाइम 2-4 साल से जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, आप अगर यकीन नहीं है आपको तो पेपर उठाकर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं 80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं बुकों में से मिल जाएंगे। तो हमें 80% तक ही तो पहुंचना है, 100% के चक्कर में हम कहीं 80% से ही वंचित न रह जाएं। इसलिए आपको यही बुक्स, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है और बार बार रिवाइज करना है। तो आइए, हमेशा की तरह सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान मैप पर केंद्रित करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डाल रही है, डेल्टा बना रही है, उनका जिक्र करेंगे और वो भी हम उत्तर से दक्षिण क्रम से पढ़ते आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मैप की ओर। सबसे पहले आपको हुगली जो नदी दिख रही है, गंगा नदी का जो एक पार्ट है हुगली, ठीक है, यह है हुगली नदी। और गंगा नदी जो अंत में, आप जानते होंगे कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हुगली नदी, हुगली के रूप में जो शाखा होती है वो बांग्लादेश से ठीक पहले अपने पश्चिम बंगाल से होकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और एक शाखा जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए आप, यह शाखा जो पद्मा के नाम से जानी जाती है, यहाँ से लेकर ये वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इधर से आ गई ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से ये दोनों मिल गई, और मिलने के बाद गंगा और ये ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ किस नाम से थी, पद्मा और जमुना के नाम से थी, ये मेघना नाम से बनकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो हुगली गंगा नदी की एक शाखा हो गई। फिर देखिए आप, दामोदर नदी आ रही है, ये देखिए, ये कौन आ रही है, दामोदर नदी। ठीक है, आपको दिख रही है हुगली के जस्ट बाद में दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में। और ये आ गई स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा दामोदर के बाद में स्वर्ण रेखा। याद रखना, क्रम भी याद रखना इनका, उत्तर से दक्षिण, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ गई ये ब्राह्मणी नदी, आपको दिख रही होगी, रेड वाला जो क्षेत्र है ये ब्राह्मणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद में अगर हम देखें दक्षिण में तो महानदी, ठीक है, ये महानदी आ रही है, और महानदी के दक्षिणतम जो एरिया है महानदी का प्रवाह क्षेत्र का, वहां बन रही है चिल्का झील। ये आपको दिख रही होगी अच्छे से, चिल्का झील जो कि भारत देश की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील के बारे में मेरा बताया हुआ है आपको। लेगून झील या इसको अनूप झील भी बोला जाता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जो लेगून झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, ये महानदी के किनारे यानी कि जस्ट दक्षिण में। और इसके बाद में आप आगे आइए, गोदावरी नदी, ये दिख रही होगी आपको गोदावरी नदी, ये आ गई, ये गोदावरी का मुहाना है यहाँ। गोदावरी के बाद में कौन सी नदी है, ये है कृष्णा नदी, दिख रही है आपको कृष्णा येलो में, यह कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र है यहाँ। दामोदर के जस्ट बाद में दक्षिण में कृष्णा आ गई। कृष्णा के बाद में यह है पैनूर नदी, और पैनूर के बाद पनाइयार, और फिर कावेरी। ठीक है, ये कावेरी नदी है यहाँ पर। और कावेरी के बाद में वैगई, जो कि अंतिम दक्षिणतम नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली। अब बात करें हम पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में आइए, सबसे ऊपर आपको यहाँ शरावती नदी दिख रही होगी, यहाँ शरावती है, फिर माही, और यहाँ पर देखिए नर्मदा,
ग्रीन वाली नर्मदा, नर्मदा के जस्ट दक्षिण में ताप्ती नदी, ये यहाँ खंभात की खाड़ी से जस्ट नीचे यहाँ अपना एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं, ये एस्चुरी बनाती है। और इसके बाद में यहाँ अंत में एक पेरियार नदी आपको केरल में दिख रही होगी, पेरियार, ठीक है, क्योंकि इस तरफ पूर्व में अरब सागर में मिलने वाली बहुत कम नदियां हैं और छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। तो आइए, ये हमने लोकेशन जान ली सीधी सीधी बड़ी बड़ी नदियों की, और क्रम भी देख लिया हमने अच्छे से। और अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। पूर्वी घाट पर, हमारे भारत देश के पूर्वी घाट पर जो भी नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उनके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, इस क्रम में देखें तो सबसे पहले हमने देखा था ऊपर से दामोदर, स्वर्णरेखा, जो हुगली नदी देखी थी वो उत्तरी भारत की नदी आ गई, हिमालय पर्वत वाली जो नदियां पड़ी थी उनमें से आ गई है। उसके जस्ट बाद में हमने क्या देखा था, दामोदर से स्टार्ट किया था। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, भीम, कृष्णा और तुंगभद्रा, पेनर, पालार, कावेरी, और अंत में कौन है, वेगाई आदि नदियां सम्मिलित है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है ये पूर्व की ओर झुका हुआ है, पता होगा आपको, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें नदियों का पता है कि यहाँ कौन से भूभाग में, किसी भी भूभाग की बात कर लो आप, किसी भी अगर भूभाग का आपको ढलान देखना है, ढलान का पता लगाना है, तो सीधी सी बात है ये कॉमन सेंस की, कि वहां से निकलने वाली जो भी नदियां हैं अपना पानी किस तरफ ले जा रही है, नदियों का बहाव क्षेत्र जो है वो किस दिशा की ओर है, आप अपने आप उसका झुकाव बता दो कि किस तरफ ढलान है, या फिर उसको झुकाव भी बोल सकते हो, उस पठार का, उस भूभाग का झुकाव किस तरफ है। तो हमें पता है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर जो नदियां हैं जो पश्चिम भाग से निकलकर पूर्व भाग की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। तो हम जानते हैं अच्छे से, हम बता सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका झुकाव जो है वो किस तरफ है, पूर्व की ओर है, ठीक है। ये नदियां पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश जो नदियां है वो पश्चिम घाट में जन्म लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पश्चिम घाट की जो नदियां है यहाँ से निकलकर, यहाँ से पश्चिम घाट से निकलती पश्चिम घाट से है, लेकिन यहाँ आ रही है कहाँ, पूर्वी घाट की तरफ, और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डाल रही है। तो हम इस बात का अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि जो भी नदियां जिस तरफ प्रवाह कर रही है, अपना जल ले जा रही है, इसका मतलब इसका ढाल जो है प्रायद्वीपीय भारत का वो पूर्व की तरफ है, ठीक है। अब आगे देखिए, दामोदर नदी बाढ़ के प्रकोप व मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि नदियां बार बार मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो ये जो नदी है दामोदर नदी, ये कुछ ज्यादा ही मार्ग परिवर्तित किया है इसने बार बार, और इसमें बहुत बार बाढ़ आए हैं। तो इस प्रकोप के कारण इसको नाम दे दिया है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक बहुत बार क्वेश्चन में आया है, कौन सी नदी को बोला जाता है, दामोदर को। जबकि अगर क्वेश्चन आए बिहार का शोक, तो वो भी देखा है हमने, कौन सा है, बिहार का शोक है। कौन सी नदी पढ़ी थी हमने, बिहार का शोक, बिहार के शोक में है नदी कोसी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आप, हमने बंगाल की खाड़ी वाली नदियां देख ली, अब देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मुख्यतया दो भागों में बांटा है हमने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो अभी देख रहे हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इस क्रम में सबसे पहले देखिए आप, नर्मदा और ताप्ती सबसे लंबी और प्रमुख नदियां हैं। याद रखना नर्मदा ताप्ती को, अभी हमने मैप में भी इसकी लोकेशन जानी थी, ठीक है। तो ये सबसे प्रमुख है। नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम हुआ है, देखिए आप ध्यान से, मैकाल जो पर्वत है उसमें अमरकंटक चोटी है, उससे निकलकर यह संकीर्ण भ्रंश घाटी में बहती हुई प्रपात बनाती है, ठीक है। कहाँ से निकली है ये नदी, ये नदी निकली है
जो मैकाल पर्वत है उसकी अमरकंटक चोटी से। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। नर्मदा भी भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है। तो नर्मदा को भ्रंश घाटी से आपको अच्छे से याद रखना है। क्या आपको पता है भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? देखिए, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है, तब बनती है भ्रंश घाटी, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो चट्टानी स्तंभ होता है, जो बीच का जो चट्टानी भूभाग होता है, वो नीचे धंस जाए, ठीक है। बीच का भाग नीचे धंस जाए, तब जो बल लगते हैं भूगर्भ में, जो तनाव जनित जो बल लगते हैं, दो भूखंडों को विपरीत दिशाओं में धक्का मारते हैं, वहां इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये घाटियां आपको पता ही होगा, काफी लंबी संकरी घाटियां होती है, और इसी प्रकार की इस घाटी से, भ्रंश घाटी से बह रही है कौन? नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी के बाद में आप देखिए, ये काफी प्रपात बनते हैं इधर, क्योंकि नदियां एकदम से भ्रंश घाटियों में बहती हुई एकदम से ये है समुद्र में मिलती है, एस्चुरी बनाती है, तो जल प्रपात यहाँ ज्यादा बनते हैं। कपिल धारा, दूध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, घाघरी और हिरन प्रपात प्रसिद्ध हैं। याद रखना इन प्रपातों के नाम भी, कि कौन कौन से प्रपात हैं जो कि पश्चिमी घाट पर बन रहे हैं, ठीक है। और आगे आइए, नर्मदा के समानांतर ही दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, वो देखा था हमने। जिस प्रकार नर्मदा बह रही है, उसी प्रकार उसके दक्षिण में जस्ट कौन बह रही है? ताप्ती नदी। और इसके अतिरिक्त अब यहाँ ध्यान देने की बात है आपको, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए काफी। और कौन सी नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना पानी उड़ेल रही है? तो देखिए, लूनी नदी, लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, हमें पता है। लूनी, साबरमती, माही, सूकड़ी, बांडी और शरावती, ये नदियां भी अरब सागर में मिलती है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अंतः प्रवाह क्षेत्र। अंतः प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें इनलैंड ड्रेनेज का, तो जो पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर जो नदियां बहती है, ठीक है, जो कभी ना कभी मतलब वो मार्ग परिवर्तन के कारण धरातल के ऊपर से विलुप्त हो गई, और आज जो बह रही है वो धरातल के अंदर बह रही है, तो उसको बोलते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र, जिसको हम आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन भूगर्भ शास्त्री हमें बताते हैं कि अमुक स्थान पर नदी बह रही है अंतः प्रवाह के रूप में, ठीक है। तो अंतः प्रवाह क्षेत्र, इसका विस्तार देखिए आप, काफी विस्तृत नहीं है, मतलब काफी कम है इसका विस्तार। इसका विस्तार है कहाँ? राजस्थान में सांबर झील से लेकर हरियाणा में घग्गर प्रवाह तक। ध्यान रखना, राजस्थान में सांबर झील से लेकर घग्गर प्रवाह तक, जो कि हरियाणा में है, इसका विस्तार बताया है। और सभी नदियां यहाँ की मौसमी होती है, ठीक है। आप जानते होंगे इतना तो, कि ये नदियां मौसमी होती है। ये मतलब किसी भी समुद्र विशेष में अपना पानी नहीं डालती, किसी भी बड़े जल स्रोत में अपना पानी नहीं डालती। ये जो बारिश का मौसम होता है, कुछ समय के लिए हमें धरातल पर दिखाई देती है, और फिर ये विलुप्त हो जाती है वहीं पर। या तो ये किसी छोटी मोटी झील में अपना पानी डाल देती होगी, या फिर ये मरुस्थल में ही समा जाती है, ठीक है। तो यह बाहरी धरातल पर और हमेशा चलने वाली नदी नहीं है, ये सिर्फ मौसम विशेष पर ही आधारित है। तो ये हो गया हमारा अंतः प्रवाह क्षेत्र, और इस प्रकार इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसी चैप्टर के, जो कि हमने अच्छे से चैप्टर में रीड कर लिया। फिर भी मेरी सलाह है कि आप इनको एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ही ये मतलब पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो है, तो ये आपको फिर से एक बार देख लेना चाहिए। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव जिस पहलू में देखने को मिलता है वह है, झुकाव का हमें कैसे पता लगे?
तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो इसके झुकाव का हमें किस प्रकार पता लगे, तो सबसे जो प्रभावशील जो कारण है वो कौन सा है, तो देखिए क्या संरचना है इसकी, या फिर पठार की आयु, या स्थलाकृतियां, या फिर जल प्रवाह की दिशा। तो हमें पता है अभी हमने देखा है कि जो जल प्रवाह की दिशा है, जो नदियां पूर्वी घाट से निकलने के बावजूद जो पश्चिमी घाट से निकलने के बावजूद पूर्वी घाट की तरफ आती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है, तो हम बता सकते हैं इजीली कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका झुकाव है पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समस्त नदियां, कौन सा ऐसा ग्रुप है ABCD में से जो कि सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डाल रही है। ठीक है। तो देखिए महानदी हमने अभी देखी थी, महानदी हाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है, कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है, लेकिन क्या नर्मदा जाती है? नहीं, नर्मदा तो कहाँ जाएगी? नर्मदा तो अरब सागर में जाएगी। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि नर्मदा मैच नहीं हो रही। फिर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और ताप्ती। तो ये तीनों तो हमें पता है बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, लेकिन क्या ताप्ती? नो, ताप्ती भी अरब सागर की है, तो ये भी नहीं हो सकता। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये हमने अच्छे से हमारा देखा हुआ है, और ये सब की सब नदियां कहाँ डाल रही है अपना पानी? बंगाल की खाड़ी में। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नंबर 3, निम्नांकित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियां डेल्टा बनाती है। यहाँ बात आई है डेल्टा की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेल्टा क्या होता है, और डेल्टा के अलावा भी कौन सी आकृति है जो कि नदियों द्वारा बनाई जाती है। देखिए, एक तो होता है डेल्टा और एक होती है एस्चुरी। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, ध्यान रखना, अरब सागर वाली जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो बनाती है एस्चुरी। किसे कहते हैं एस्चुरी? एक ऐसा क्षेत्र जहां समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें नदियों का जो ताजा पानी मिलता है, उस क्षेत्र को एस्चुरी कहते हैं। सीधी सी बात तो ये हो गई। और अगर हम बात करें व्यवहारिक अपने हिसाब से, तो ये जो नदियां हैं अरब सागर वाली, ये नदियां समुद्र में जहां पर मिलती है, तो आपको पता होगा कि वहां पर्वतीय भाग है और वो खड़ा भाग है, तीक्ष्ण खड़ा भाग है वहाँ, मतलब तीखा उसका जो झुकाव है वो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है ढलान वहाँ पर। तो नदियों को जब समुद्र में मिलती है तो टाइम ही नहीं मिलता कि वह अपने जो अवसाद का, जो अपने साथ जलोढ़ लाई है उसका जमाव करे। वो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है और रही सही कसर पूरी कर देती है उसकी ज्वार भाटे के द्वारा कर दी जाती है, यानी उसके निक्षेप को वहाँ जमा होने ही नहीं दिया जाता। इस आकृति को बोलते हैं एस्चुरी। जबकि जबकि जो पूर्वी घाट की ओर जो नदियां जा रही है, ठीक है, किस तरफ? पूर्वी घाट की ओर जो नदियां जा रही है वो बनाती है डेल्टा। ठीक है, नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर जो लाया गया अवसाद होता है उसका निक्षेपण किया जाता है वहां पर। ठीक है, निक्षेपण किया जाता है, और निक्षेपण के द्वारा जो आकृति बनती है त्रिभुजाकार आकृति, आपको पता है कि जैसे ही ये नदियां यहाँ से बहती हुई यहाँ पर गिरेगी पूर्वी घाट में आकर, यहाँ पर ये अपना अवसाद पहले से ही मतलब यहाँ जमा करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूर्वी घाट की एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चौड़ाई ज़्यादा है और इसका ढलान बहुत कम है वहाँ पर। ठीक है, ढलान कम है, इस कारण ये नदियां धीरे धीरे अपना कई वितरिकाओं में, मतलब कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगी और यहाँ पर अपना अवसाद जमा करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो आकृति बनाती है ये ऐसे त्रिभुजाकार, ठीक है, अवसाद का जो आकृति बनती है यहाँ पर, वो उस आकृति को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये नदियां जो पूर्वी घाट की ओर जा रही है ये बनाती है डेल्टा, जबकि जबकि जो नर्मदा ताप्ती नदियां आ रही है पश्चिमी घाट की तरफ, इनको मौका नहीं मिलता क्योंकि ये तो यहाँ का जो भूभाग है वो खड़ा है बिल्कुल, यहाँ पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है जो खड़ा है बिल्कुल, मैदान की चौड़ाई काफी कम है और ढलान है वो एकदम से तीखा है, यानी तीव्र ढाल वाला है। तो ये नदियां आती है और डायरेक्ट अपना जल समुद्र में फेंक देती है, इनको यहाँ वक्त नहीं मिलता कि वो अपने अवसाद को यहाँ जमा करें। ठीक है, तो आपने ये, मैं उम्मीद करती हूँ कि डेल्टा और एस्चुरी में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पर
यहाँ की समस्त नदियाँ डेल्टा बनाती है, वो वाली छांटनी है हमें। तो हमें पता है कि जो पश्चिम घाट में जा रही है वो कौन सा बना रही है, कौन सी आकृति, एस्चुरी, जबकि पूर्व घाट वाली डेल्टा बना रही है। तो हमें छांटनी है पूर्व घाट वाली। तो देखिए ए ऑप्शन में कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। नो, नर्मदा तो जो है वो क्या बना रही है, एस्चुरी, तो ये नहीं होगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये ठीक लग रहा है। आगे बढ़िए, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये भी एस्चुरी बनाती है, अरब सागर में जाती है। और गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा फिर से आ गया। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, ये हो गए हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अति लघु उत्तरात्मक की बात करें तो देखिए, ताप्ती किस अफवाह का अंग है? हमें पता है कि ताप्ती नदी अरब सागर की तरफ जाती है। अफवाह, अरब सागर अफवाह तंत्र में शामिल है। जल विभाजक की हमने कल बात की थी कि ऐसा भूभाग जो कि अपने चारों तरफ से थोड़ा सा ऊंचा उठा हो, वहां पर बहने वाला जो जल प्रवाह है उसको विशिष्ट दिशाओं में विभाजित करता हो, उस भूभाग को बोलते हैं जल विभाजक। ठीक है, और घग्गर नदी किस प्रवाह तंत्र का है? हमें पता है कि घग्गर और जो ये सांबर नदियां हैं ये सब क्या है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आती है। ठीक है, और आप ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी देख लीजिएगा। और सबसे अंत में देखिए आप नंबर 12 जो क्वेश्चन है, भारत की रूपरेखा मानचित्र में प्रमुख नदियों का मार्ग दर्शाइए। तो ये आप जरूर कीजिएगा। अगर आप मैप बनाकर भारत में आप सारी नदियों को इंगित करते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीजें याद रहेगी। तो ये था हमारा आज प्रायद्वीपीय भारत और वहाँ पर बहने वाली नदियाँ। इस प्रकार ये वाला चैप्टर है जो भारत की नदी प्रवाह तंत्र, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे पूछिए और मुझे बताइए कि कहाँ कमी है, ताकि मैं और भी सुधार करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।